और साथ ही एक बड़ी खबर एक बार फिर से आपको हम बता दें जो इस वक्त आ रही है ईरान और इजराइल के इस युद्ध को लेकर के। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये कि इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर फिलहाल लागू कर दिया गया है। 12 दिन बाद इजराइल और ईरान में ये सीज फायर हुआ है। ये खबर पूरी दुनिया के लिए राहत देने वाली खबर है और सुबह सुबह ये एक अच्छी खबर जो है वो हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि बीते 12 दिनों से ईरान और इजराइल के बीच भयंकर बारूदी वार और पलटवार हो रहा था। पूरी दुनिया दहशत में थी, ना जाने कब दोनों के बीच छिड़ी ये जंग खत्म होगी, एटमी रंग ले ले ये जंग, उससे भी दुनिया दहशत में थी, क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने की कसम खाकर इजराइल ने 13 जून को ईरान पर हमला किया था और उसके बाद ईरान ने पलटवार शुरू कर दिया था। बीते 12 दिन से हर दिन तेल अवीव से लेकर तेहरान तक तबाही की तस्वीरें लगातार आती रही हैं और वैश्विक परिपाटी पर ये तस्वीरें लगातार बदलती भी रही हैं। ना इजराइल रुक रहा था और ना ही ईरान चुप रहा था और इसके बीच अमेरिका की भी एंट्री हो गई थी। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया और बीती रात ईरान ने उसका भी बदला ले लिया। कतर, इराक और सीरिया में अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाते हुए कई मिसाइलें ईरान ने दागी हैं, लेकिन अब इस खौफनाक बारूदी खेल पर सीज फायर का ब्रेक लगा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीती रात तकरीबन 3:30 बजे के आसपास सोशल मीडिया पर एक शांति दूत बनकर पोस्ट शेयर किया और उस पोस्ट को साझा किया कि ईरान और इजराइल दोनों 12 दिन से जारी इस युद्ध को खत्म करने पर राजी हो गए और अब यह खबर है कि ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर लागू हो गया है। और उसके बाद ये जो पूरा का पूरा देखिए, अब ये जो युद्ध था जो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ मुड़ता नजर आ रहा था। लोग घबराए हुए थे कि कब ये परमाणु हथियार ये दोनों देश अपना लें और लगातार जिस तरीके से ईरान पलटवार कर रहा था और ये ईरान जिस तरीके से पलटवार कर रहा था, इसलिए लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि युद्ध जो है वो यही नहीं रुकने वाला। हमारे साथ इसी खबर पर मेजर जनरल संजय मेस्टन जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। रक्षा विशेषज्ञ हैं हमारे साथ मेजर जनरल संजय। क्या कहेंगे इस युद्ध विराम पर फिलहाल जो सीज फायर लगा है, और साथ ही अमेरिका ने एक शांति दूत बनकर के सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा है कि आशीर्वाद अमेरिका के साथ साथ इजराइल, ईरान, और साथ ही उन्होंने कहा कि ये दोनों देश फिलहाल ये मान गए हैं कि ये सीज फायर लागू करेंगे। और देखिए, जब से ये लड़ाई चालू है, पता नहीं मेरे जितने भी विश्लेषण मैंने जहां किया, मेरा तो यही सोच था कि ये लड़ाई ज्यादा लंबी नहीं चलेगी और जल्दी खत्म हो जाएगी। और कुछ चीजें ऐसा लगता है कि मैं उसको कोट ही कर देता हूँ। आप देखिए, कल प्रेसिडेंट पुतिन ने वहां से कॉल किया यूएई की राष्ट्रपति को और कतार जो अमीर ऑफ कतार को। रात ही को 9 बजे के आसपास पूरे चैनल्स में आ रहा था कि कतार एयरवेज ने या कतार ने अपनी एयरलाइन सारी बंद कर दी है और वहां पर एयर स्पेस बंद कर दिया सर। हाँ, एयर स्पेस बंद कर दी है। तो ये सारे हिंट्स थे कि कुछ होने वाला है और ये एक एडजस्टमेंट के तौर पे, या मैं बोलूंगा सब ऐसा किया जाएगा कि सबके लिए एक फेस सेविंग डिवाइस हो जाए। फेस सेविंग वो बहुत जरूरी है और सब अपनी विक्ट्री क्लेम कर सके। जैसे आपने देखा पाकिस्तान ने ऑप सिंदूर में इतनी बुरी हार लेते हुए भी किस प्रकार ढिंडोरा पीटा, लोगों से सेलिब्रेशन करवाए कि हम एक नोशन ऑफ विक्ट्री जिसको मैं बोलता हूँ, उसके बारे में उन्होंने प्रोजेक्ट किया। तो आज ये स्टेट ये है कि अमेरिका ने तो अपना जो एक एम था इजराइल के साथ, वो उनके न्यूक्लियर टारगेट को बर्बाद किया है। वो भी एक अलग बात है कि कितना बर्बाद हुआ है। उसमें भी मेरे को कुछ स्टेज मैनेज ये लगता है कि 19 और 20 तारीख को 16 ट्रक्स वहाँ खड़े हुए थे पर्दों के बाहर और वहां से सारा सामान निकाल रहे थे। तो वो जाहिर है कि वहां से एनरिच्ड यूरेनियम तो शायद निकाला गया है। अब ये क्यों निकाला और ये फोटोग्राफ्स भी, वीडियोस भी क्यों दिखाई है, ये अमेरिका ही नहीं दिखाई है। उनका जो मैक्स वो है तो उन्होंने ये फोटोज भी दिखाई है, ये वीडियोस 19 ट्रक, ये 16 ट्रक की। तो कहने का मतलब है ये कुछ ऐसा लग रहा था कि ये कुछ सेटिंग्स हैं, लेकिन जो होम क्राउड है, अमेरिकन होम क्राउड, इजरायली होम क्राउड और ईरानियन होम क्राउड, इनको भी कुछ एक सेंस ऑफ विक्ट्री देना है, अचीवमेंट देना है। अमेरिका बार बार बोल रहा है हमारा जो स्टेटेड एम था कि हमने इनको न्यूक्लियर इनके टारगेट कर दिया, वो इजराइल भी बोल रहा है। ईरान अब ये बोल रहा है। संजय मेस्टन जी हमारे साथ एक और मेहमान है, संजय कुलकर्णी जी, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं और रक्षा विशेषज्ञ हैं। संजय कुलकर्णी जी, आप यहाँ पर ये समझाइए कि क्या जब अमेरिका ने
ईरान के ऊपर कार्रवाई की, उसके जो परमाणु ठिकाने उस पर हमला किया, उसके बाद जिस तरीके से ईरान है वो चुप नहीं बैठा, उसने फौरी तौर पर कहा कि हम तो जवाब देंगे। और जिस तरीके से अमेरिकी बेस पर ईरान ने हमला किया है, क्या उसके बाद सलाह मशवरा हुआ है, क्या इन लोगों ने बातचीत की है और उसके बाद इनको लगा कि ईरान तो चुप नहीं बैठेगा, उसके बाद ये सीज़फायर लगाया गया? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। और जिस प्रकार से संजय मैथिल ने कहा है, बिल्कुल ठीक कहा, ऑनरेबल एक्सेस। क्या होता है, मकसद एक ही था। पहला मकसद था कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, न्यूक्लियर काबिलियत है, उसको बर्बाद करना। वो जो मुझे लगता है अमेरिका ने जिस प्रकार से इस्पान में हो, पौधों में हो, निशान में हो, वो बर्बाद कर दिया। खासकर पौधों में जो बर्बादी हुई, उसके बाद ऐसे लग रहा था कि ये मकसद ये है। लेकिन उसके बावजूद भी रेजीम चेंज के लिए जो होड़ लगी थी कि किसी प्रकार से, मुझे लगता है उसको लेकर के जरूर गलत भावनाएं थी, क्योंकि रेजीम चेंज तो ईरान के ही लोग कर सकते हैं, बाकी बाहर से आकर के आप पैराशूट नहीं कर सकते कहीं पर। तो उसको देखते हुए और ईरान भी जिस प्रकार से ईरान ने पलटवार किया, कोई भी नहीं सोच सकता था 13 दिन पहले कि जिस प्रकार से हमला हुआ ईरान के ऊपर, कि ईरान पलटवार करने की काबिलियत भी रखता है या नहीं। लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से ईरान ने पलटवार किया, हार नहीं मानी, और इजराइल ने जिस प्रकार से तबाही मचाई, इतनी तबाही इजराइल के अंदर शायद पहले भी नहीं देखी गई। और जबकि 5000 के आसपास मिसाइल थे ईरान के पास, लेकिन जिस प्रकार से इजराइल ने लगातार ईरान के टॉप मिलिट्री लीडरशिप को खत्म किया, टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा, उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को काफी बर्बादी पहुंचाई, यहाँ तक कि उनके मिलिट्री प्रोडक्शन साइट को बर्बादी पहुंचाई, लॉन्चर्स को बर्बाद किया उन्होंने, एक किया लॉन्चर्स बर्बाद किए। इसके बावजूद भी जिस प्रकार से इतना आयरन डोम होते हुए, डेविड स्लिंग होते हुए, एरो सिस्टम होते हुए भी मिसाइल जो है, बार उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल करने की कोशिश की, उनके सरेंडर करने की भी बात कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप ईरान को। पहले तो जब ये युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद वो कहता सरेंडर कर दे ईरान। पहले कई बार धमकियां भी दी डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कि सरेंडर कर दीजिए। हाँ, ये देखिए टोटल सरेंडर जो जिसकी बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप बार बार, समझ सकता हूँ मैं। उनको लग रहा था कि वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल रहे हैं ईरान के ऊपर, खामेनी आयतुल्लाह जी जो है वो मान जाएंगे कि इस प्रकार से प्रेशर डालेंगे। लेकिन ईरान भी एक पुरानी सभ्यता होने के नाते, और कल भी मुझे लगता है जिस प्रकार से कतर के ऊपर जो हमला हुआ अल उदीद एयरबेस के ऊपर, वो शायद बता करके हुआ कि उसके बाद ईरान ने बोला था कि हम कश्मीरी लोगों के बरखिलाफ नहीं काम कर रहे, जो यूएस गेट है उसके बरखिलाफ। तो उन्होंने पहले ही खबर कर दी थी उधर कि हम उधर हमला कर रहे हैं, तो वहां पर कोई नुकसान नहीं हुआ, प्लस जो मिसाइल डाली उन्होंने वो इंटरसेप्ट हो गए। तो एक तरीके से मुझे लगता है वेल इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। इजराइल की भी इज्जत रह गई, ईरान की सबसे बड़ी इज्जत है कि ईरान की इज्जत रह गई। विश्व भर में स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है, यहाँ पे उम्मीद लगाई जा रही थी कि तेल के भाव बहुत बढ़ जाएंगे, बड़ी आफत आ जाएगी, उससे भी बच गए। तो मुझे लगता है और बड़ी आफत आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। संजय मिस्टर जी, एक जो अभी जो जवाब दे रहे थे, जिस तरीके से समझाया है संजय कुलकर्णी जी ने कि दुनिया एक अलग तरीके से इस पूरे युद्ध को देख रही थी और कहीं ना कहीं सहमी हुई थी कि युद्ध कहीं तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ना चला जाए, और इसमें एटमी बम जिस तरीके से उसका किरदार था, लोग इसमें भी घबरा रहे थे। ईरान को लगातार डोनाल्ड ट्रंप चेतावनी दे रहे थे कि उस पर आप सोचिए भी मत, वरना हम कार्रवाई करेंगे। हालांकि वो उन्होंने किया भी, लेकिन क्या ये युद्ध थोड़ा और आगे बढ़ता तो ये किस तरफ जाता? क्या दूसरे देश, जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया, ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है, क्या दूसरे देश भी ईरान के समर्थन में खुलकर सामने आ जाते? जैसे चीन हो, पाकिस्तान ने पहले ही कहा था कि दूसरा देश इजराइल सोचे भी ना ईरान के ऊपर हमला करने की, हम उसके साथ खड़े हैं। और रशिया की हम बात कर लें, देखिए ये जितना भी अभी हालात हुए हैं, पहली बात इजराइल ने और अमेरिका ने और ईरान ने अपनी कैपेबिलिटीज देखी है। देखिए जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो आपके सब मिलिट्री कैपेबिलिटीज पे निर्भर होते हैं। और जैसे जनरल कुलकर्णी ने भी बोला, देखिए आज की तारीख में ईरान की बहुत ज्यादा वीकनेसेस थी और स्ट्रेंथ भी थी। सबसे बड़ी वीकनेस उसकी ये थी कि इसकी जो एयर डिफेंस सिस्टम्स बिल्कुल आउट ऑफ मतलब उसके ऊपर कोई डोमिनेशन नहीं था, तो इसमें पूरा एयर सुप्रीमेसी का डोमिनेशन इजराइल के ऊपर था। तो एक एयर स्पेस उनकी पूरी एक्टिवेटेड थी इजराइल के जरिए। दूसरा, इनके जो
एक और वीकनेस है कि इनके जितने टॉप साइंटिस्ट हैं और टॉप IRGC कमांडर्स और जो कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर है, कई लोगों को बर्बाद किया गया, मारा गया, और साथ में मोसाद ने इनकी सिस्टम्स में काफी इफेक्टिव इन्फिल्ट्रेशन किया है। तो आज की तारीख में और कई और वीकनेसेस हैं, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ ही है जो भी बैलिस्टिक मिसाइल्स इनके पास थी जो ये दाग रहे थे इजराइल के ऊपर, और साथ ही साथ इनकी ये स्ट्रेंथ ही है जो मिलिशियाज हैं और जो टेररिज्म अटैक कर सकते हैं, और जो इनके प्रॉक्सीज हैं वो काफी हद तक मैं बोलूँगा वीकेंड हो चुके हैं। इजराइल की भी कुछ कमजोरी थी, जैसे सबसे बड़ी कमजोरी इसकी ये हो चुकी थी कि एयर डिफेंस सिस्टम उतने कामयाब नहीं थे और बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान की काफी हिट कर रही थी इजराइल के शहरों में, रिहायशी इलाकों में। ये सब देखते हुए अभी ईरान की जो कैपेबिलिटीज थी वो काफी लिमिटेड होती जा रही थी हर दिन, और खासकर उसके ऊपर ये जो 3 न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक हुआ है वो भी एक लॉस ऑफ फेस हो गया था। तो जाहिर है कि इनके साथ कोई खड़ा एक्चुअली नहीं था, कोई भी खाड़ी देश नहीं कर रहा था, और कल अगर ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज वगैरह को ब्लॉक करते तो ये सारे ये जो अरब देश हैं, ये कई खासकर GCC वाले ये इनके खिलाफ हो जाते, और अच्छी बात है वो सब नहीं हुआ। और जहाँ तक ईरान का रूस का सपोर्ट की बात है, रूस ने बहुत क्लियरली बोला था कि हम वहाँ के लोगों की मदद करेंगे। चाइना ने भी जरूर स्टेटमेंट दिए हैं, पाकिस्तान ने भी स्टेटमेंट दिए हैं, पर वो स्टेटमेंट के अलावा आज ईरान अकेला था। तो ये सब देखते हुए देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप को इस चीज से तो मैं बोलना चाहूंगा कि वो एक बहुत बोल्ड डिप्लोमेटिक स्टैंड लेते हैं। कई बार इरेटिक स्टेटमेंट जरूर देते हैं, लेकिन ये इन्होंने बहुत अच्छा पहल किया है। और ये हाँ, एक फेस सेविंग डिवाइस इसको भी दिया गया है ईरान को भी, कि आप कतार में हमारे बेस को फायर कर लिए जबकि वो बेस विकेटेड था, और वहां पर कतार के और यूनाइटेड स्टेट्स के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनकी मिसाइल को नाकाम कर दिया। शायद एक आध मिसाइल ही हुई है जो शायद लगी है, लेकिन कोई वहाँ कोई घायल नहीं हुआ है। तो सबके लिए विन विन सिचुएशन है, फेस सेविंग डिवाइस वो हो गया है, और नोशन ऑफ विक्ट्री सबको मिल गई है। तो मेरे को लगता है ये युद्ध अगर बढ़ता, तो आज की तारीख में अगर ये युद्ध बढ़ता तो ईरान काफी हद तक आइसोलेटेड रहता, ना तो उसके साथ पाकिस्तान खड़ा होता, ना कोई अरब देश खड़ा होता। जब सब स्टेटमेंट देते, चीन भी स्टेटमेंट ही दे रहा था, और इसने भी क्या किया, रूस ने भी स्टेटमेंट ही दिए, और ये बोला कि हम वहाँ लोगों की मदद करेंगे, ईरानियन लोगों की। एक बार भी उसने नहीं बोला कि हम मिलिट्री मदद करेंगे, और वो करने की काबिलियत ही नहीं थी रूस के पास, क्योंकि पिछले 3 साल से ज्यादा तो खुद यूक्रेन के साथ लड़ा, उसकी इतना मिलिट्री हार्डवेयर डैमेज हुआ है। तो ये युद्ध रुकना था, इसलिए मैं काफी ऑप्टिमिस्टिक था कि सबकी कैपेबिलिटीज देखते हुए उनके पास ऑप्शंस लिमिटेड होते जा रहे थे। लेकिन हाँ, उनकी प्रॉब्लम थी उनके पब्लिक प्रेशर, और वो पब्लिक प्रेशर को सबको एक फेस सेविंग मिल गया है कि हम विन विन सिचुएशन है, तो आज सभी खुश है। ठीक है, हमारे साथ संजय कुलकर्णी जी भी जुड़े हुए हैं। संजय कुलकर्णी जी, जैसा कि संजय मेस्टन जी बता रहे थे, इसका एक और पक्ष है जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कह रहे थे कि हमें ईरान को अब ग्रेट बनाना है। एक नया नारा देकर के वो सामने, उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कि हमने ईरान को अब एक नया ईरान बनाएंगे। सत्ता परिवर्तन की बात वो अचानक से करने लगे थे कि ईरान में अब सत्ता का परिवर्तन हम करने जा रहे हैं, हमें ईरान को और उसकी सभ्यता को महान बनाना है। ये जो पॉइंट अमेरिका लेकर के बीच में आ रहा था और लगातार ईरान के ऊपर प्रेशर बना रहा था, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप जरूर कह रहे थे कि मेक ईरान ग्रेट अगेन, जैसे खुद का नारा उन्होंने दिया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और राजा पहलवी भी अमेरिका में होते हुए जिस प्रकार से बयानबाजी दे रहे थे कि ईरान में एक तरीके से क्रांति लानी बहुत जरूरी है, आयतुल्लाह खामेनी को हटाना बहुत जरूरी है। तो मेरी निगाह में मुझे लगता है कि कितना भी हम कहें, कहीं ना कहीं पर ईरान के अंदर वो जो रेवोल्यूशनरी जो स्पिरिट है अभी तक गई नहीं। चाहे हम जरूर कह सकते हैं कि औरतों को लेकर के जिस प्रकार से बंदी के हैं और जिस प्रकार से एक तरीके से बहुत ही ऑर्थोडॉक्सी है रहने के अंदर, लेकिन ईरान के लोग जो हम कह रहे हैं वो अभी भी खामेनी के साथ खड़े दिखते हुए नजर आए। ये कहना कि टोटल रिजीम चेंज हो जाता वो मुश्किल था। ये 3 न्यूक्लियर साइट बर्बाद आसानी से हो सकते थे, क्योंकि वो साइट थे जहाँ पे बम गिरा करके उनको बर्बाद किया जा सकता था। तो लोग जो है, लोगों को बर्बाद करना या लोगों की पूरे उनका नजरिया बदली करना बहुत मुश्किल था। ईरान एक वक्त जरूर बहुत फॉरवर्ड लुकिंग देश था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन 1979 यानी कि 50 साल गुजर गए हैं उस बात को, और अब कहना कि साहब हम वापस 1979 की तरफ जाएंगे, जब लगातार जिस प्रकार से जरूर ईरान
और एक पर्शियन सभ्यता है, अरब एक अलग सभ्यता है। ये दोनों के डीएनए अलग अलग है, लेकिन रेजीम चेंज की जब हम बात करते हैं वो थोड़ा कहीं ना कहीं मुश्किल नजर आ रहा था। तो मकसद एक ही था, पहला कि न्यूक्लियर इनकैपेसिटेशन करना ईरान का, वो मकसद हासिल हो गया। अब दूसरा मकसद एम प्लस ये रेजिम चेंज करेंगे जिससे कि वहां के लोग हमारे तरफ की झुकाव होगा, वो थोड़ा कठिन था। आपने खुद ही देख लिया कि मुनीर किस तरह बदनाम हुए ट्रंप का न्योता लेकर के। तो ट्रंप का न्योता लेने के लिए गए, खाना खाया और पाकिस्तान के अंदर ही उन्होंने एम्बैरेस कर दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान बार बार कह रहा था। तो ये जो है, लेकिन ट्रंप कुछ कितना भी कुछ भी कहे, उन्होंने जरूर जबरदस्त कोशिश की और उस कोशिश के द्वारा और उनके दखल अंदाजी के द्वारा, मैं कहूँगा सिर्फ इजराइल के हाथ के बस की बात नहीं थी ईरान को हराने या इस तरह के सीज़फायर लाने का, क्योंकि यूएसए ने दखल अंदाजी दी। यूएसए ने तीनों न्यूक्लियर साइट्स को बर्बाद किया। यूएसए ने एक क्लियर इंडिकेशन दिया चीन को, रूस को, बाकी देशों को, या आप हटके रहिएगा, ये हमारी तरीका है और हम ही इसको संभालेंगे, और उन्होंने संभाला। अब उम्मीद करते हैं कि कम से कम इजराइल आधा घंटा पहले तक तो फायरिंग ही कर रहा था तेहरान के ऊपर, वो फायर न करे और इजराइल भी मान जाए कि भाई अब वाकई ठीक है, जो हो गया तो हो गया। मकसद था कि इजराइल को, ईरान को न्यूक्लियर इनकैपेसिटेट करना, वो हमने कर दिया है। रेजिम चेंज के इजराइल को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ये इजराइल 2000 किलोमीटर दूरी के ऊपर है, तो कोई ऐसे नहीं है। लेकिन कम से कम इसके बाद अब जो हमस है, हिजबुल्लाह है, हूदी है, इनको भी, क्योंकि इजराइल पर जो नॉर्मल रहना है वो बहुत जरूरी है। अगर ईरान बाद में भी इस तरीके से प्रॉक्सीज के द्वारा इजराइल को तंग ही करता रहेगा, ये सोच करके, सोच मुझे लगता है बहुत जरूरी है। ये सोच कर यहूदियों को बिल्कुल समुद्र में फेंक देंगे, इस संसार से उनको हटा करके रख देंगे, ये सोच गलत है और ये सोच होनी नहीं चाहिए। और ये सोचना कि हम ईरानियों को, खासकर इजराइल ने जब ईरान पर हमला भी किया था संजय कुलकर्णी जी, तब तमाम मिडिल ईस्ट के देश, चाहे वो सऊदी अरब हो या फिर कतर हो या फिर दूसरे जो देश हैं, वो लगातार, पाकिस्तान ने भी, चीन ने भी, रूस ने भी निंदा की थी इजराइल की कि आपने जो किया है। और अमेरिका ने जब अटैक किया ईरान के ऊपर तो उन्होंने कहा कि ये उल्लंघन है। भाई देखिए, इसमें कोई शक ही नहीं, क्या होता है सर्टेन लिमिट तक, रेड लाइन तक ठीक है। जैसे मैंने कहा कि अरब और पर्शिया दोनों की सोच अलग अलग है, दोनों एक पेज के ऊपर नहीं है। अपने लीडरशिप का अस्तित्व की लड़ाई को लेकर के टर्की एक तरफ, सऊदी अरेबिया एक तरफ, ईरान एक तरफ। अब आप देखिए, शिया सुन्नी अलग अलग भागों में बटे हुए हैं। सुन्नी जितने भी है वो अमेरिकन कैंप में नजर आते हैं, शिया जो है वो रूस और चीन के कैंप में नजर आते हैं। तो इसको सबको देखते हुए, लेकिन ये कहूंगा कि जब तेहरान में जबरदस्त बर्बादी शुरू हुई, उसके बाद मुझे लगता है कहीं ना कहीं सारे मुसलमान जो है। संजय मेस्टन जी का एक बार रुक करेंगे। संजय जी, एक अमेरिका और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप, जिस तरीके से आपने देखा कैसे हमारे यहाँ जब भारत और पाकिस्तान के बीच एयर स्ट्राइक चल रहा था, उस बीच डोनाल्ड ट्रंप कैसे आगे आते, और साथ ही अब इजराइल और ईरान के बीच जिस तरीके से युद्ध हुआ, डोनाल्ड ट्रंप सामने आते हैं और एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते। सबसे पहले वो तो लगातार धमकाते हैं ईरान को, उसके बाद फिर वो ईरान के ऊपर हमला भी करते हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरह से लंबा चौड़ा एक शांति संदेश लिखकर सीज फायर की बात करते हैं, क्या एक बार फिर से वो अपनी महानता को दर्शाना चाहते हैं यहाँ पर कि भाई ये जो दोनों तरफ से मान मनौवल का जो काम है वो हमने किया, और देखिए हमारी यहाँ पर भी बहुत बड़ी भूमिका है इस लड़ाई को रोकने में और यहाँ पर बाकी की जो चीजें आगों को। और चलिए इसी बीच में आपका रुख करूंगी संजय मेस्टन जी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही, जल्दी से आपको एक बड़ी खबर दे देते हैं। इसी बीच अमेरिकी मीडिया में ट्रंप ने एक इंटरव्यू भी दिया है। आपको बता दें बड़ी खबर, ईरान इजराइल सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सीज फायर हमेशा जारी रहने की उम्मीद करता है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि ये सीज फायर जो लगा है इजराइल और ईरान के बीच में, ये हमेशा के लिए जारी रहेगा, ये उम्मीद करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। मध्य पूर्व के लिए बहुत बड़ा दिन है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आज मध्य पूर्व के देशों के लिए बहुत बड़ा दिन होगा, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है। बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आज मध्य पूर्व के देशों के लिए ये बहुत बड़ा दिन होने वाला है क्योंकि सीज फायर लगा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि अब बहुत सारे लोग अब तक मारे जा चुके थे, युद्ध से पूरा मध्य पूर्व जो देश है वो तबाह हो जाता। और इसी खबर के साथ चलिए अब आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट है, मैं सवाल थोड़ा बदल देती हूँ।
संजय मेस्टन जी, अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक साक्षात्कार में इंटरव्यू में कहा है कि मैं आज का जो दिन है वो मध्य पूर्व देशों को तबाही की ओर ले जाने से बचा रहा है। वो कह रहे हैं कि मैं खुश हूं और साथ ही बहुत लोग इसमें मारे जा चुके थे। ये बहुत बड़ा आज का दिन होगा कि सीज फायर लग गया है। अभी जो मैं आपको कह रही थी कि महानता की बात, डोनाल्ड ट्रंप अभी फिर से महान बनने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो आज हुआ है ये पूरे विश्व के लिए और खासकर मिडिल ईस्ट रीजन या वेस्ट एशिया के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, अच्छा दिन है। कारण ये है कि पहली बात तो देखिए, इस इलाके में पहले रूस और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, आपको पता है सीरिया में, और जो इम्पैक्ट था रशिया का वो खत्म हो गया तकरीबन। और यही प्रेसिडेंट ट्रंप वो है जिसने अभी फिलहाल जाके अहमद अल शरा, जो अभी इजिप्ट ये सीरिया का भी लीडर है, उससे मुलाकात की, उससे शेक हैंड किया और उनका सैंक्शन वेव ऑफ कर दिया और उनको इकोनॉमिक एड दिया। साथ ही ये जो चाइना एक कोशिश कर रहा था ये अपना BRI एक्सपेंशन करने का और ईरान में और सऊदी अरेबिया के बीच में अच्छे रिलेशंस करने के लिए, तो चाइना का भी होल्ड मिडिल ईस्ट में अब मेरे को कम होता हुआ दिख रहा है। और साफ जाहिर है कि अभी ज्यादा होल्ड अमेरिका का रहेगा, वो भारत के हित में है, क्योंकि चाइना से हमें कोई एडवांटेज नहीं है इस इलाके में। और मेरे ख्याल आज भारत के लिए भी ये विन विन सिचुएशन है, क्योंकि जो हमने इंडिया ये जो IMEC कॉरिडोर था, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर यूरोप तक, ये जो एक हमने मास्टर स्ट्रोक किया है BRI के खिलाफ, और दूसरा जो हमारे लिए एक और विन विन सिचुएशन है जो हमारा छाबर से नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर है जो सेंट्रल एशिया की तरफ जाता है, ये मेरे ख्याल आज भारत के लिए अच्छी बात है कि हमारा हाइफा में भी एंट्री हो जाएगा। हाइफा से फिर हम यूरोप तक अपना ट्रेड कर सकते हैं और साथ में सेंट्रल एशिया ये जो छाबर के लिए। तो मेरे ख्याल हाँ, प्रेसिडेंट ट्रंप की अब मैं ये बोलना चाहूंगा, देखिए ये वो प्रेसिडेंट है, मैंने आपको बताया वो अभी कैसे इसको अहमद अल शरा को मिले थे, ये वो प्रेसिडेंट है जो किम जोंग वो नॉर्थ कोरिया लीडर को मिले थे। तो देखिए ये ठीक है, संजय मेस्टन से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसी बीच एक और लगातार हम आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। और इसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि आज के दिन, यानी कि आज के दिन मध्य पूर्व देशों के लिए बहुत खुशनुमा दिन होगा और ये आपको बता दें बहुत बड़ा दिन होने वाला है। ये उन्होंने कहा है, बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे इसीलिए ये सीज फायर किया गया। हमारे साथ संजय कुलकर्णी जी, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। संजय मेस्टन जी हमारे साथ वापस आपके पास रुख करेंगे, लेकिन संजय कुलकर्णी जी का रुख कर लेंगे। जैसा कि अभी संजय मेस्टन जी बता रहे थे कि भारत के लिए यहाँ पर एक विन विन सिचुएशन क्रिएट होता है। चाबार पोर्ट का और चाबार रूट का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देखिए ये पूरा ये जो रूट है अब जाकर यूरोप से मिल जाएगा। कैसे चीन अपना प्रभुत्व इसमें कायम कर रहा था इस पूरे इलाके में, लेकिन अब जिस तरीके से हालात बदले हैं, खासकर जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने और उसके बाद इस मध्य पूर्व देशों में जिस तरीके से अमेरिका ने अपना प्रभुत्व दिखाया है, उसके बाद अब सिचुएशन भारत के लिए बदल जाएगा। इसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, आप देखिएगा वर्चस्व जिस प्रकार से चीन लगातार धीरे धीरे करके मध्यस्थता की उन्होंने सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में, और सऊदी अरेबिया ईरान को नजदीक लाया गया, और उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने 4,400 अरब डॉलर का जो डील किया ईरान के साथ 20 साल के लिए तेल के लिए, रूस ने डील किया 300 अरब डॉलर का 20 साल के लिए गैस के लिए, तो ईरान के ऊपर इतने सारे सैंक्शंस लगे हुए थे और उसके बावजूद भी ईरान की इकोनॉमी भी चल रही थी, क्योंकि इसका गैस और तेल रूस और चीन खरीद रहे थे। तो ऐसे देखते हुए लग रहा था कहीं अमेरिका को कि उसका दबदबा जो है मिडिल ईस्ट के अंदर धीरे धीरे कहीं कम तो नहीं हो रहा। आज की तारीख में आज का बड़ा दिन है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें भी कोई शक नहीं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ही मध्यस्थता की है, उन्होंने ही इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने ही ये सब कुछ किया है, जो उनके बिना तो ये हो ही नहीं सकता है। तो इसके बाद अब मुझे लगता है वापस अमेरिका, जिस प्रकार से अमेरिका का अभी भी दबदबा है, चाहे वो इजिप्ट में हो, चाहे जॉर्डन में हो, सीरिया में हो, इराक में हो, या सऊदी अरेबिया में हो, कतर में हो, सब जगह मतलब दोबारा जो बार बार लग रहा था अमेरिका को कि कहीं ना कहीं विश्व में धीरे धीरे करके उनकी जो छवि है थोड़ी सी धूमिल पड़ रही है, बिल्कुल थोड़ी कमजोर हो रही है। बिल्कुल हाँ, चीन जो है वो उभरता हुआ नजर आ रहा था। अभी भी हमने देखा कि चीन सिर्फ फेंस से कर रहा, बैठा रहा, देखता रहा, अपने रिसोर्सेज उससे खर्च नहीं किए, ये यकीन करते हुए कि हो सकता है अमेरिका के रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, बाकी देशों को होंगे, तो फिर से चीन वो जो विस्तारवाद जो उसकी मंशा रहती है चीन की, वो विस्तारवाद करता रहेगा।
लेकिन उस विस्तारवाद के ऊपर जरूर जबरदस्त चेक अमेरिका ने किया है। इससे भारत को भी फायदा होगा, और भारत को अब जैसे भारत लगातार, जैसे जल मैथिन साहब बता रहे थे बिल्कुल संजय जी, और साथ ही चाबार के ऊपर बिल्कुल जैसा संजय मेस्टन जी ने बताया कि चाबार के ऊपर भी चीन की बड़ी तगड़ी निगाह थी। जिस तरीके से भारत चाबार के जरिए यूरोप तक अपने जो व्यापार है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, और जिस तरीके से चीन की उस पर नजर थी, फिलहाल उस पर तो अब अमेरिका ने जिस तरीके से इस पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी भूमिका निभाई है उस पर अब थोड़ा सा विराम लगी। ईरान और विदेश मंत्री ने सीज फायर की पुष्टि कर दी। आपको बता दें ईरान के विदेश मंत्री ने सीज फायर की पुष्टि कर दी है, सभी ईरानियों को धन्यवाद दिया। अब्बास अरागची ने यह संदेश दिया, उन्होंने कहा कि सीज फायर दोनों देशों के बीच लग गया है, इसकी पुष्टि आधिकारिक तौर पर कर दी गई है। और साथ ही आपको बता दें ईरानियों को धन्यवाद भी दिया गया है। अब्बास अरागची ने ये बात कही, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अपना बयान दिया है, हमारे बहादुर सशस्त्र बलों को धन्यवाद उन्होंने दिया है। अरागची कहते हैं खून की आखिरी बूंद तक देश की रक्षा करते रहे, दुश्मन के हमलों का अंतिम क्षण तक जवाब दिया। और चलिए इसी के साथ आपको ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाते हैं कि कैसे ये जो पूरा का पूरा आपने युद्ध देखा वो नेतन्याहू और ट्रंप खामे में क्या कुछ हुआ, सीज फायर की साइड स्टोरी क्या कुछ रही, अमेरिकी मीडिया क्या कहती है इस पर। कतर और अमेरिका ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई है, लेकिन ईरान ने कतर के जरिए अमेरिका को संदेश भी भेजा था, यह भी अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कहता है। कतर में यूएस बेस पर हमले के बाद ईरान ने संदेश भेजा था, ईरान ने आगे कोई भी हमला नहीं करने की बात भी सामने रखी थी। अमेरिका ने ईरान के संदेश का जवाब भेजा था, अमेरिका ने ईरान पर सैन्य कार्यवाही नहीं करने की बात भी कही है। अमेरिका ने ईरान से परमाणु वार्ता फिर से शुरू करने के लिए कहा है। तो ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया कि कैसे ईरान ने अपनी बात अमेरिका तक पहुंचवाई, और साथ ही कतर और अमेरिका ने मिलकर किस तरीके से मध्यस्थता यहां पर ईरान और इजराइल के बीच में की है। वापस चलेंगे हमारे साथ, दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए इसी खबर पर, जल्दी से उनका रुख कर लेते हैं। संजय कुलकर्णी जी आप जवाब दे रहे थे, बोलिए। जैसे मैंने कहा कि पूरी मध्यस्थता करने का जो डोनाल्ड ट्रंप का है पूरा श्रेय उनको जाता है, और ये जो कतर के साथ है ये पूरा ऑर्केस्ट्रेटेड था, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ईरान ने कतर को पहले बताया कि हम हमला करेंगे, उसके बाद उन्होंने वहां से पूरा क्लियर किया, वहां पे मिसाइल डाली, उसको इंटरसेप्ट किया कि कोई आदमी नुकसान नहीं, कोई इक्विपमेंट का नुकसान नहीं। लेकिन मकसद एक ही था कि ईरान को भी लग रहा था कहीं ना कहीं अब जो लड़ाई है समाप्त करनी चाहिए, नहीं तो मुश्किल होगा इससे ज्यादा। तो देश के अंदर भी कुछ भी कहें आप, धीरे धीरे करके परेशानी जबरदस्त शुरू हो जाती है। विश्व भर में भी आंदोलन शुरू हो गए थे, तो अमेरिका को भी नजर आ रहा था कि शायद इसके बरखिलाफ धीरे धीरे करके ऐसे मुहिम ना उठ जाए। ट्रंप वैसे ही अपने ही देश के अंदर जिस तरह से कैलिफोर्निया के अंदर दिक्कतें परेशानी आ रही थी, तो उन्हें भी परेशानी नजर आ रही है। इजराइल को भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं जबरदस्त इजराइल वाज फीलिंग द हीट। इस तरीके से तो इजराइल के ऊपर किसी ने हमला किया ही नहीं, इजराइल को लग रहा था कि इजराइल के ऊपर तो कोई हमला कर सकता ही नहीं है। लेकिन ईरान ने जिस प्रकार से पलटवार किया और जिस प्रकार से नुकसान यहाँ पे इजराइल में हो रहा था, तो मुझे लगता है सब जगह पे नुकसान हो रहा था। चाहे ईरान का नुकसान ज्यादा हो रहा, लेकिन विन-विन सिचुएशन है। ईरान को भी फुल क्रेडिट देना चाहिए। इजराइल का मकसद जो था उसका न्यूक्लियर इनकैपेसिटेट करना वो हो गया। यूएसए का मकसद था कि इजराइल की पूरी मदद करके यकीन करना कि इजराइल को किसी तरीके से अकेला ना छोड़ा जाए। विश्व में ईरान अकेला अलग थलग पड़ा, तो इजराइल अलग थलग नहीं पड़ा। इजराइल और यूएसए ने मिल करके ईरान को, मैं ये नहीं कहूंगा हराया, लेकिन कम से कम उनका जो न्यूक्लियर इनकैपेसिटेशन किया। उम्मीद करते हैं इसके बाद पूरे विश्व में शांति होगी, लोग मिलजुल करके बात करेंगे, और जो वर्चस्व और जो विस्तारवाद लेकर के चीन लगा हुआ था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं चीन को भी जबरदस्त झटका लगा है कि चीन भी अकेला पड़ गया है। किसी ने ज्यादा देश, इतना महान देश, जो विश्व की दूसरी आर्थिक स्थिति वाला देश, इतना सब कुछ मिलिट्री पावर, उसके बावजूद भी चीन का जो बोलबाला है, चीन का जो दबदबा है, वो कहीं नजर नहीं आया। ये साफ दर्शाता है कि चीन को भी अपने औकात का एहसास हुआ है कि कहीं ना कहीं विश्व में डोनाल्ड ट्रंप जो है, अमेरिका जो है, वाकई बहुत ही स्ट्रॉन्ग देश है। मल्टीपोलर वर्ल्ड जरूर कहते हैं हम लोग, पर ऑलमोस्ट इट इज यूनिपोलर। किसी ने भी पंगा लेने की कोशिश नहीं की अमेरिका के साथ, जबकि अमेरिका ने तीनों उसके न्यूक्लियर साइट्स को बर्बाद किया। रूस कहता रहा, चीन कहता रहा, तो आफ्टर ऑल
मतलब डिसीजन किसने लिया? डोनाल्ड ट्रंप ने लिया, क्योंकि उन्हीं के पास ताकत थी, उन्होंने ही शुरू किया और उन्होंने ही खत्म किया। मुझे लगता है अब किसी ने ईगो नहीं देखना चाहिए, खुश होना चाहिए कि पूरे विश्व में उम्मीद करते हैं शांति होगी, शांति बहाल होगी, लोग दोबारा और अपने प्रधानमंत्री का जो बातचीत हुई ईरान के राष्ट्रपति के साथ और जिस प्रकार से हमारे बच्चे सब वापस आए, ये भी दर्शाता है कि भारत के रिश्ते ईरान के साथ भी बहुत अच्छे हैं और इजराइल के साथ भी बहुत अच्छे हैं। ईरान ने अपना एयर स्पेस भी भारत की कूटनीति के चलते खोला था ताकि हमारे जो छात्र हैं वहां से वापस आ सके। इसी के साथ रुक करूंगी मैं संजय मेस्टन जी का। जिस तरीके से संजय कुलकर्णी जी बता रहे हैं कि ईरान को बहुत बड़ी लताड़ पड़ी है, ईरान को अपनी माफ कीजिएगा चीन को बहुत बड़ी लताड़ पड़ी है और चीन को अपनी औकात समझ में आ गया कि वो आखिर उसकी जो जगह है वो कहाँ। और अमेरिका जिस तरीके से ग्लोबली वैश्विक तौर पर एक फिर से एक सुपर पावर बनकर एक बार फिर से अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप ने उभारा है। आपको याद होगा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब जीत कर आए उसके बाद उन्होंने कहा था कि एक बार फिर से हमें अमेरिका को महान बनाना है और उनकी पूरी टीम और खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उसी दिशा में काम करने वाले हैं। तो क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को फिर से एक बार महान बनाना है, ये जो उन्होंने स्लोगन दिया था, नारा दिया था, उसकी दिशा में अमेरिका भी काम कर रहा है? जिस तरीके से अभी संजय कुलकर्णी जी भी कह रहे थे कि लगातार आप देखिए जिस तरीके से चीन साइडलाइन हुआ है और पूरे मध्य और पूर्व के जितने देश हैं उसके बीच एक बार फिर से अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ा है। ये अपने आप में कई बातें साफ करता है, जो वैश्विक परिपाटी है उसमें अमेरिका को लेकर के कई बातें साफ करता है। मैं आपका रुख करूंगी इस सवाल के साथ संजय मेस्टन जी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दे, ईरान का एक और परमाणु वैज्ञानिक मारे जाने की खबर आ रही है। आपको बता दें ईरान का एक और परमाणु वैज्ञानिक के मारे जाने की खबर है। सीज फायर के ठीक पहले ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मारा गया, ये रिपोर्ट कहता है। साथ ही ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद रेजा सादेगी मारे गए हैं, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, लगातार लोग मारे गए, लेकिन इसी बीच आपको बता दें ईरान के परमाणु वैज्ञानिक के मारे जाने की खबर आई है। नाम बताया जा रहा है रेजा सादेगी, जो कि मारे गए हैं। वैज्ञानिक थे। हम वापस लौटेंगे अपने गेस्ट की तरफ। हमारे साथ संजय मेस्टन जी हैं। संजय जी जो सवाल पूछा था एक बार उसका जवाब दीजिएगा। और देखिए प्रेसिडेंट ट्रम्प का बहुत क्लियर इरादा है कि वो मेक इन अमेरिका ग्रेट अगेन वो तो चाहते ही हैं। और वो उनकी ये देखिए जब ये इलेक्शंस की कैंपेनिंग कर रहे थे, एक तो मागा तो था ही और साथ में ये था कि वो विश्व में पीस कराएंगे। और ये जो आज हुआ है ये तो मेरे ख्याल बहुत ही बड़ा बोल्ड स्टेप हुआ है, स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। और जो सीरियन लीडर से भी वो मिले थे, अहमद अल शरा से, वो भी एक बहुत बड़ा बोल्ड एक्शन था। अब मेरे को लगता है इससे उनको एक और इम्पेटस मिलेगा। अब हो सकता है कि रशिया यूक्रेन वॉर को भी शायद अभी खत्म करने की कोशिश की जाएगी। और प्रेसिडेंट ट्रंप को कल नेटो मीटिंग में जाना है ब्रसल्स में, तो वहां पर इसके ऊपर भी अभी डिस्कशन होगा। बहुत बड़ी बात कही आपने, बिल्कुल बहुत बड़ी बात। तो ये मेरे को लग रहा है कि ये जो भी एक्शन ले रहे हैं, देखिए विश्व में आज सब चाहते हैं शांति। और एक और चीज जो अभी मेरे को लग रहा है, ये जो मिडिल ईस्ट में हुआ है, जो वर्ल्ड में एक रेडिकलिज्म बढ़ता जा रहा था, ये खासकर कुछ इस्लामिक कट्टरपंथी, वो भी शायद अब कम होगी। क्योंकि वो बार बार एक जो मुद्दा है ईरान का कि यहूदियों को खत्म करना है, ज्यूस को खत्म करना है, शायद अब वो भी ठंडा पड़ेगा। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप अब यहाँ रुकेंगे नहीं। अब वो ये है कि ईरान के साथ, इजराइल के साथ और यूएस के बीच में काफी बातचीत होगी। उसका नतीजा ये होगा, पहली बात, ईरान के ऊपर सैंक्शंस हटेंगे बशर्त ये चीजें होंगी कि आप इजराइल को रिकॉग्नाइज करेंगे और उनको राइट टू एग्जिस्ट देंगे, और ये अपने प्रॉक्सीज को आप फंड करना बंद करेंगे और प्रॉक्सीज को बंद करेंगे। और तीसरा, मेरे ख्याल इजराइल पे भी शायद एक बताया जाएगा कि आपको पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और उनको भी एक होमलैंड देना पड़ेगा। और इसका ओवरऑल फायदा पूरे मिडिल ईस्ट में होगा। भारत को एक और फायदा होगा, विश्व में ऑयल प्राइसेस अब गिरेंगी। अगर ये इकोनॉमिक सैंक्शंस ईरान के खिलाफ हटते हैं तो ईरान खुले दिल से, खुली छूट से इंडिया वहां से इंपोर्ट कर सकता है। क्योंकि अभी हमारा इंपोर्ट बाकी कंट्री से ले रहे हैं और रशिया से भी ले रहे हैं। और रशिया को इसमें थोड़ा नुकसान होगा क्योंकि अब ऑयल प्राइसेस गिरेंगी तो रशिया ऑयल का भी जो एक उन्होंने अपनी मोनोपोली बना रखी थी, तो ये ओवरऑल रूस को और चाइना को इतना एडवांटेज नहीं है। अब मेरे को लगता है ये सब देखते हुए रूस के पास भी कोई चारा नहीं है, क्योंकि आज वो इतनी लंबी लड़ाई लड़ चुका है यूक्रेन के साथ। अगर सवाल किया जाए मिला क्या,
1 लाख से ज्यादा उसके सैनिक मर चुके हैं, मिलिट्री हार्डवेयर उसका डैमेज हुआ है, इकोनॉमिक सैंक्शन लगे हुए हैं। और क्या थोड़ी सी टेरिटरी के लिए ये डॉनबास का इलाका या चलो खेरसा और वो ज़ेपोरिज़िया ले लिया, लेकिन किस कीमत पे? तो हो सकता है कि ये नेटो में भी जो भी मीटिंग होगी, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अगर यहाँ भी सक्सेस ले ली, रशिया यूक्रेन का युद्ध अगर उन्होंने हटवा दिया, और ये जो 3 देशों के बीच में यूएस, ईरान और इजराइल के बीच में अगर ये मध्यस्थता हो जाती है, तो यहाँ पर ईरान के खिलाफ भी इकोनॉमिक सैंक्शन हट जाएंगे, इजराइल को एक राइट मिलेगा अपना एग्जिस्ट करने को, और जो ये न्यूक्लियर परमाणु हथियार बना रहा था ये ईरान, वो भी अपने आप गिव अप कर देगा। हो सकता है फिर यूनाइटेड स्टेट्स ईरान को सिविल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एस्टैब्लिश करने में मदद करेगा। इसीलिए कल आपने एक स्टेटमेंट देखा था प्रेसिडेंट ट्रंप का, मीगा, मेक ईरान ग्रेट अगेन। अब वो सत्ता पलट पे वो फोकस नहीं करेंगे, वो हो सकता है जब ये डेवलपमेंट देंगे। आज ईरानी लोग भी डेवलपमेंट चाहते हैं, वहाँ की जो विमेन भी हैं वो भी डेवलपमेंट चाहते हैं। कोई भी कंट्री डिक्टेटरशिप नहीं चाहता है। आप ये देखिए सीरिया में अल-असाद ये कैसे भागना पड़ा था उसको, और आज 46 साल इधर भी हो गए ये ईरानियन डिक्टेटरशिप को। लोगों को पसंद नहीं है, वो उनको डंडे की चोट पे आना पड़ता है ये जुलूस वगैरह में, लेकिन ऑन ग्राउंड आप जो जितने इंडियंस भी गए हैं उनको भी वहां पर फीडबैक यही है। और जब मैं अफगानिस्तान में था, वहां सबको लिबरलिज्म चाहिए। किस देश को तानाशाही आज चाहिए? तो लिबरलिज्म और जो डेमोक्रेसी है उसकी भी एक मेरे को लग रहा जीत है। और ये आप देखिए वेस्ट एशिया में दुबई एक कितना लाइव एग्जांपल है, कतार है, सऊदी अरेबिया है, वहां तो कोई कट्टरपना नहीं है। वहां आप सब अपना अपना मंदिर मस्जिद सब बना रखे हैं। भारत का पिछले साल दोहा में इतना बड़ा, दोहा नहीं यूएई में इतना बड़ा वो मंदिर बना था। तो कहने का मतलब है कि विश्व में अब रेडिकलिज्म भी शायद कम होने की जरूरत है। और आज हिंदुस्तान को मेरे ख्याल विश्व के साथ मिलकर जो पाकिस्तान में कट्टरपना चला आ रहा है, और ये जो मुनीर ने बोला है कि हिंदू मुस्लिम अलग होते हैं और वो क्या नाम है शुरू से ही अलग हैं, ये अलग देश हैं वगैरह वगैरह, इस पे भारत को विषय उठाना चाहिए प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। क्योंकि ये बहुत ही बड़ी खराब चीज है कि उस आदमी को जिसने ये कट्टरपन फैला रहा है विश्व में, और उसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने लंच में बुलाया है। तो मेरे को लगता है भारत को ये उठाना चाहिए। भारत को इस लिहाज से चुप नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि कट्टरपन भारत के लिए भी खराब है। रेडिकलाइजेशन ये जो चाहते हैं वो बिल्कुल बंद होना चाहिए। ये जो इस्लामिक रेडिकलिज्म चल रहा है, बांग्लादेश में चल रहा है, तो मेरे ख्याल प्रेसिडेंट ट्रंप को तो मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा। उनकी पर्सनालिटी बोल्ड, रिस्क ओरिएंटेड पर्सनालिटी है, और ऐसे ही लीडर्स सक्सेसफुल होते हैं। ये वो लीडर हैं जो मिलके और चीजों को रिजॉल्व करते हैं। हैरानी मत होइएगा कि कल ये खुमैनी और तीनों मिल सकते हैं, ये नेतन्याहू इकट्ठे भी हो सकते हैं। वो होती है लीडरशिप। आप या तो है बस लगे रहिए, चीजों को डिले करते रहिए। मेरे ख्याल ये फर्म और बोल्ड लीडरशिप है, और इसी में विश्व का भला है। और मेरे ख्याल मिडिल ईस्ट तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। संजय कुलकर्णी जी का रुख करेंगे, ठीक है संजय बिस्टन जी, विश्व का इसमें भला है क्योंकि शांति बनी रहेगी। लेकिन इसी बीच एक और सवाल संजय कुलकर्णी जी कि ये जो सीज फायर फिलहाल ईरान और इजराइल के बीच लगा है, इसका जो प्रभाव है अदूरगामी अगर हम देखें तो इसका भारत पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? जिस तरीके से अभी युद्ध शुरू हुआ था उसके बाद भारत के ऊपर जो प्रभाव था वो हम देख रहे थे, युद्ध विराम का क्या असर भारत के ऊपर देखने को मिलेगा? देखिएगा, भारत के रिश्ते जो हैं इजराइल के साथ भी बहुत अच्छे हैं और ईरान के साथ भी बहुत अच्छे हैं। तो कम से कम जो तेल हम पूरा अभी भी जिस प्रकार से सैंक्शन लगे हैं, ईरान के ऊपर सैंक्शन लगे हैं, रूस के ऊपर सैंक्शन लगने के बावजूद भी हम लोग जिस प्रकार से तेल ले रहे थे और रूस की मदद हो रही थी, उसके कारण मुझे लगता है अगर विश्व में शांति होगी तो नॉर्मल जब ट्रेड खुल जाता है तो आप देखेंगे भारत को भी फायदा होगा, क्योंकि भारत इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, इट इज गोइंग टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और पुतिन भी बार बार इन्होंने अपना एक मैसेज तो भेज ही दिया है कि वो अब यूक्रेन के ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार है। तो ये साफ दर्शाता है कि पूरे विश्व में अब इनफ इज इनफ हो गया है, लोगों को परेशानी शुरू हो गई है। और अगर जैसे कल अपने ट्रंप मिलने वाले हैं नाटो को ब्रसेल्स के अंदर, तो उसके बाद क्योंकि नाटो ही एक ऐसा कंप्लीट 32 देशों का ग्रुप है जो रूस के बरखिलाफ खड़ा है, तो अगर वहां पर डिसीजन लिया जाता है और अगर रूस ये मानता है कि चलो लड़ाई समाप्त की जाए, अब किस तरीके से समाप्त की जाए, यूक्रेन को 2 भागों में ईस्ट यूक्रेन और वेस्ट यूक्रेन करके करे, जैसे ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी को किया था दूसरे महायुद्ध के बाद,
क्योंकि कौन सा पोर्शन रूस के पास रहेगा, कौन सा पोर्शन यूरोप के पास रहेगा, उसको देखते हुए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर स्पेशली जो टेक्नोलॉजी को लेकर के भारत और इजराइल के बीच में जितने सारे जो संधियां हैं उसको लेकर के और हर हमेशा इजराइल भारत के साथ ही खड़ा दिखा है। इसमें कोई शक नहीं, चाहे कोई भी युद्ध हो, कोई भी आपत्ति भारत के ऊपर आती है तो इजराइल देखते हैं वो कि इजराइल भारत के साथ खड़ा दिखता है। वैसे ही ईरान भी कितना भी कोई भी परेशानी हो तो ईरान हमेशा तेल देने में कभी हिचकिचाया नहीं भारत को। और अगर चाबहार पोर्ट के साथ जिस प्रकार से हम लोग लगातार बिल्कुल संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय कुलकर्णी जी और संजय मेस्टन जी तमाम जानकारी के लिए और साथ ही बीपी न्यूज को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से भारत ने भी इस पूरे युद्ध में तटस्थता दिखाई है उसके बाद भी, और अब जिस तरीके से सीज फायर लगा इसको लेकर के अब कई सारे सवाल और साथ ही कुछ शांति की जो बात है वो निकलकर सामने आ रही है कि विश्व भर में अब शांति एक बार फिर से लौटने को है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।